हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, श्रीलंका के पावर क्राइसिस के बारे में आप जानते हैं कि वहां पर सिचुएशन इतनी खराब है कि नेशन वाइड वहां पर लोड शेडिंग करनी पड़ रही है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी ये आदेश दे दिए गए हैं कि आप एसी, कूलर्स एटसेट्रा बंद करके रखें और यहां तक कि वहां के स्टॉक एक्सचेंजेस के आवर्स को भी घटा दिए गए हैं। हमारे देश में भी सिचुएशन कुछ उसी तरफ जाती हुई दिख रही है और आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि पावर कट्स के ड्यूरेशंस बढ़ गए हैं और लगभग हर स्टेट में 7 to 8 आवर्स के पावर शॉर्टेज हो रहे हैं और कोल शॉर्टेज की भी खबरें आ रही हैं। तो क्या हम श्रीलंका से बेटर स्टेट में हैं या हम श्रीलंका के रास्ते पे ही जा रहे हैं? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और साथ में इस पावर क्राइसिस का इंडस्ट्री मार्केट्स पर भी क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स को शेयर करता हूं। तो इंडिया में करीब 16 स्टेट्स में पावर शॉर्टेज की या पावर क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। उसमें जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है वो है झारखंड में, करीब 12% के आसपास वहाँ पर पावर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इसके बाद जेके आता है, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर भी 10 to 11% की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और इसके बाद आपका यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड, ये भी करीब 9 से 10% की यहाँ पर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और फिर अगर आप देखें तो बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, इनमें हमें 3 to 4% की शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने बताया 8 से 10 घंटे की पावर कट्स हो रही है। इनफैक्ट इस वीडियो बनाने से पहले ही हमारे यहाँ भी करीब 3 से 4 घंटे का पावर कट हुआ था। और अगर आप पावर प्लांट्स की सिचुएशन देखें तो वहाँ पर जो है 25% जो है उनके कोल रिजर्व्स जो है उससे नीचे चल रहे हैं और करीब 103 आउट ऑफ 173 पावर प्लांट्स में जो है कोल की जो सिचुएशन है, जो रिजर्व है, वो क्रिटिकली लो लेवल पर चल रहा है। यूजुअली इस सीजन में अगर आप देखिए, हिस्टोरिकल एवरेजेस को अगर देखिए तो पावर प्लांट्स के पास 15 to 17 डेज का रिजर्व रहता है हमेशा। लेकिन आज की सिचुएशन में ज़्यादातर पावर प्लांट्स के पास 2 से 3 दिन का ही रिजर्व है और वो भी लगातार घट रहा है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने तो ये बोल दिया है कि वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देने की सिचुएशन में नहीं है, जिसका इम्पैक्ट दिल्ली मेट्रो पे और जो हॉस्पिटल्स है उस पर भी पड़ सकता है। तो आप सिचुएशन की ग्रेविटी और उसका जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा अगर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं मिली इन क्रिटिकल एरियाज में, तो उसका क्या खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो श्रीलंका की सिचुएशन और हमारी सिचुएशन में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, आइए इस पे थोड़ा हम बात करते हैं। तो श्रीलंका इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा, उसके 2 बड़े कारण हैं। तो श्रीलंका इस हालत में क्यों पहुंचा, उसका जो एक बड़ा वजह था कि वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कई सारे वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि जो भाई इतने सालों से हो रहा है श्रीलंका में वो गलत था, अब हम सही तरीके से करके दिखाएंगे। तो तरह तरीके के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और साथ में उनके देश में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी डेवलप हुई और काफ़ी सालों तक चली, जिसका खामियाजा वहाँ के इकॉनमी को भुगतना पड़ा। साथ ही उन्होंने वहाँ पर कुछ स्वदेशी एक्सपेरिमेंट्स भी किए और उसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, आज के दौर में स्वदेशी का कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो जो चीज़ उनके यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती है उसे वो इंपोर्ट करते हैं और उसी तरीके से वो जिस देश में जो है वहाँ पे अगर कोई रिक्वायरमेंट है और उनके देश में उसकी सप्लाई है तो उसे वो एक्सपोर्ट करते हैं और इसी तरीके से ग्लोबल इकॉनमी जो है फंक्शन करती है। जब हम ब्रिटिश काल में होते थे, जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे, उस वक्त स्वदेशी की एक इम्पॉर्टेंस होती थी। क्यों? क्योंकि वो लोग हमें फोर्स करते थे कि हम उनका बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करें और वो हमारे बनाए हुए इस्तेमाल प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते थे या नहीं इस्तेमाल करते थे। इस वजह से उस दौर में स्वदेशी की एक इम्पॉर्टेंस थी। लेकिन आज के दौर में हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और अब देखिए, श्रीलंका में इतना टेररिज्म रहा, एलटीटी का इतना आतंक रहा, वहाँ कभी भी इस तरीके की सिचुएशन नहीं हुई। लेकिन आज वो देश किस तरीके की सिचुएशन से जूझ रहा है। दूसरा जो वहाँ पर पावर सिचुएशन की क्राइसिस की वजह थी वो है कि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से जनरेट होती है और वहाँ पे कुछ सूखा
की सिचुएशन भी है, जिसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा जो है प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हुई है। और इसके साथ साथ जो है ऑफ कोर्स कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर ने भी उस सिचुएशन को बढ़ाने में मदद की। अब इंडिया की क्या कहानी है, इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे पास 350 बिलियन टन्स का कोल रिजर्व है और ये हमारी जो है कोल की रिक्वायरमेंट को कई 100 साल तक पूरा कर सकता है। तो इतने ज़्यादा कोल रिजर्व होने के बावजूद भी हमारा देश पावर की क्राइसिस से क्यों गुजर रहा है? तो इंडिया में इस पावर क्राइसिस के कई कारण हैं। उसका जो पहला कारण है वो ये है कि हमने कोल का इंपोर्ट कम कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, अभी मैंने कहा कोल रिजर्व इंडिया के पास है और हम कोल इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, हम आज के दौर में 22% ऑफ आवर जो टोटल कोल की हमारी नीड है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। और ये पिछले 5-7 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हम हमेशा से ही कोल थोड़ा बहुत इंपोर्ट करते थे, लेकिन हमारी जो है डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर पिछले 5-7 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब इंपोर्ट क्यों बढ़ा है? क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, बहुत सारा हमारी जो है पावर की डिमांड बढ़ गई है, ये रीज़न नहीं है। बल्कि मेन रीज़न ये है कि हमने कोयला का इस्तेमाल और इंडस्ट्री में ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जैसे कि स्टील और जो मिनरल्स और इन सब की जो कंपनीज हैं उनमें हमें कोल का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से डिमांड जो है बढ़ गई कोल की। तो हमारे देश में कोल की डिमांड जो है 7% के रेट से बढ़ रही थी और 4.4% के रेट से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा था। तो ये जो गैप था ये लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी पूर्ति हमें जो है इंपोर्ट से करनी पड़ रही थी। तो भाई जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो आपने इंपोर्ट कोल का कट क्यों कर दिया? उसका रीज़न ये था कि कोल के प्राइजेस में ज़बरदस्त इजाफा हो गया पिछले 1 सालों में, और कोल का प्राइस जो है लगभग 3 गुना बढ़ गए। $75 पर मेट्रिक टन से बढ़ के वो $211 पर मेट्रिक टन बढ़ गया। तो जब आपके प्राइजेस 3 गुना बढ़ गए और आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को उस तरीके से खर्च नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन होता है कि आप इंपोर्ट्स को कट कर देते हो। और जो भी डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसको अगर माने तो हमने 5% का इंपोर्ट कम कर दिया है। और कोल के प्राइजेस बढ़ने का एक बड़ा रीज़न ये था जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, क्योंकि रशिया जो है 3rd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है इंडिया में, वर्ल्ड में, और उसके वॉर की वजह से ग्लोबली जो है एक कोल का जो है सप्लाई में इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उसके प्राइजेस जो हैं बढ़े हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास इतना ज़्यादा कोयला है तो हमें जो है कोयला इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये तो मेरी समझ से बाहर है। इस रहस्य का जो खुलासा हमारे पॉलिसी मेकर्स ही कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ पे पावर क्राइसिस का कारण है वो है सप्लाई के इशू, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का इशू। दोस्तों, आप जानते हैं कि खदानों से कोयला निकलता है, फिर उसे रेलवे के वैगन्स के थ्रू जगह जगह पर पहुंचाया जाता है। तो उसका भी एक जो है कंट्रीब्यूशन रहा है इस पावर के क्राइसिस में, और अब रेलवे ने उसका को दुरुस्त करने के कुछ कदम उठाए हैं और उन्होंने करीब 60 ट्रेन्स को कैंसिल किया है ताकि जो है उस डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। तीसरा जो कारण है वो ये है कि समर्स का जल्दी आना और इतनी ज़्यादा गर्मी का अचानक से बढ़ जाना। यूजुअली अप्रैल में हम इस तरीके का वेदर नहीं देखते हैं, तो इस तरीके से जो इतना हीट वेव और गर्मी अचानक से आ गई अप्रैल के महीने में, जिसकी वजह से 10% का डिमांड पावर का। लेकिन दोस्तों, ये कोई सरप्राइज नहीं था। वेदर डिपार्टमेंट ने बहुत पहले ही इस बात को फोरकास्ट कर दिया था कि इस बार समर्स जो है जल्दी आ सकते हैं, तो उस हिसाब से लोगों को जो है स्टेप्स उठाने चाहिए थे। तो दोस्तों, अगर इस पावर क्राइसिस के हम कारणों के बारे में बात करें, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या कारण रहे? तो पहला तो ये था कि पुअर प्लानिंग, दूसरा ये है कि मिसमैनेजमेंट, तीसरा ये है रशिया यूक्रेन वॉर, और चौथा जो है ये सडनली समर का आ जाना। तो दोस्तों, जब भी एक बड़ी क्राइसिस आती है तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के थ्रू ही आती है, और
एक जो अच्छा मैनेजमेंट टीम होता है उसका साइन क्या होता है कि वो बहाने नहीं बनाता, वो मिसलीड नहीं करता, वो उन प्रॉब्लम्स को पहले से एंटिसिपेट करके एक प्रोएक्टिवली एक प्लान बनाता है ताकि उस प्रॉब्लम को टाइमली टैकल किया जा सके। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन अगर आप देखिए तो दो ही सोल्यूशन है, या तो आपको इंपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा या आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अब इंपोर्ट अगर कोल के प्राइजेस बढ़ते हैं या सेम लेवल पे रहते हैं तो आप ये उम्मीद मत करिए कि हम कोल को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 5% कट कर दिया है। अगर कोल के प्राइजेस और बढ़ते हैं तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा कट हो जाए। अब जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है तो प्रोडक्शन की सिचुएशन ऐसा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लोग लगा दिए और बहुत ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन आप बढ़ा देंगे। अगर आप डेटा को देखें तो कोल का जो प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन किस महीने में होता है? मार्च के महीने में। और हम इस मार्च में भी हमने जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन किया। और मार्च के बाद में इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्योंकि उनको अपने कोल इंडिया को और जो कोल जो भी प्रोड्यूस करते हैं उनके एनुअल टारगेट्स होते हैं, उनको उन्हें मीट करना पड़ता है। और इसके बाद जो होता है कोल का प्रोडक्शन जो है कम होता जाता है कुछ महीने तक, और उसके बाद वापस से जो है अक्टूबर सितंबर के आसपास फिर वहाँ से पिकअप करता है और फिर मार्च में पीक आउट करता है। तो आप कितना भी जोर लगा लें, आप कोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आप जो है इधर उधर का जोर लगाकर बना सकते हैं। तो ये दोनों सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। अगर कोल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम होते हैं तो हो सकता है कि हम वापस से जो है इंपोर्ट अपना बढ़ा लें। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान में रहिए कि बहुत से कंट्रीज जो हैं जिनको ऊपर कोल की डिपेंडेंसी है, और अगर रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ उसका सोल्यूशन निकलता भी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके प्राइसेस इमीडिएटली गिर जाएंगे। इसके अलावा और क्या सोल्यूशन हो सकता है? एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप जो है कोल को इंडस्ट्री को ना दें और आप ये बोल दें कि भाई सारा का सारा कोल जो है पावर प्लांट्स को ही मिलेगा, इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के भी जो है उसके इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ेगा, जिसको बारे में हम आगे बात करेंगे। और क्या सोल्यूशन है कि हम अपना जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कोल का उसको इम्प्रूव करें, और इस डायरेक्शन में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। उन्होंने करीब 60 ट्रेन्स को कैंसिल किया है ताकि उनका इस्तेमाल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम कोल के जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकें। और तीसरा जो है कि हम ये उम्मीद करें कि जो है वेदर अच्छा हो जाए और जो है पावर की डिमांड थोड़ी कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, अभी तो जस्ट समर स्टार्ट ही हुए हैं, जिसकी भी कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं लगती कि सडनली एक मिरेकल हो जाएगा और हम 40-45 डिग्री से 30 और 25 डिग्रीज पर आ जाए। ऐसा तो होना संभव नहीं दिखता। अब आइए इसका थोड़ा हम इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। इस पावर क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनीज पे और इकोनॉमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर पावर की प्रॉब्लम होगी तो जो है ऑब्वियसली जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही अगर वो जो है इंडस्ट्री को अगर कहा जाता है कि आप डायरेक्टली कोल को इंपोर्ट करिए और यूज़ करिए, तो उन्हें ज़्यादा दाम पर जो है कोल खरीदना पड़ेगा और उनके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएंगे, उनके प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट उनके जो है टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर पड़ेगा। तो दोनों तरफ से मार पड़ेगी। आपके प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी कम होगी और आपके प्राइजेस बढ़ेंगे, और ये एक तरीके का स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन इकोनॉमी पर क्रिएट करेगा। तो दो इंडस्ट्री जो है इसकी वजह से उनको नुकसान हो सकता है। उसमें से एक है स्टील और दूसरा जो है सीमेंट सेक्टर। इसके अलावा भी जो है कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कोल पर डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी रिलेटिवली कम होती है। इन दो सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कोल पर। अब आगे क्या हो सकता है? क्या पावर की सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोल के प्राइजेस सेम लेवल पे रहते हैं या फिर अगर बढ़ते हैं तो सिचुएशन का बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव होने के कोई सीन नहीं दिखते। तो अगर आप मेट्रोज में रहते हैं या ऐसे एरियाज में रहते हैं जो क्रिटिकल एरियाज हैं, तब तो आपकी सप्लाई जो है तब भी आपको अवेलेबल रहेगी, और हो सकता है 4-5 घंटे के 7 घंटे के पावर कट से ही आपको काम चलाना पड़े।
लेकिन अगर आप जो है नॉन मेट्रोज एरिया, रूरल एरियाज़ में चलते हैं या ऐसे एरियाज जो नॉन क्रिटिकल एरियाज़ माने जाते हैं, तो वहाँ पर पावर कट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं आने वाले दिनों में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अगर आप कई सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है पब्लिक डोमेन पर, आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि पावर सिचुएशन अगले कुछ महीने तक ठीक होती नहीं दिख रही है। अब क्या हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? दोस्तों ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आइए मैं आपके साथ जो है मुंबई की सिचुएशन को और महाराष्ट्र की सिचुएशन को थोड़ा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि महाराष्ट्र में इस वक्त 3.5% का जो है शॉर्टेज है पावर का, और 3500 मेगावाट्स पर डे के शॉर्टेज पर चल रहा है। और इस कमी को वो कैसे पूरा कर रहे हैं? तो वो बिजली को जो है कुछ बॉर्डरिंग स्टेट जैसे गुजरात की कुछ कंपनी से पावर परचेज कर रहे हैं और अपनी इस कमी को पूरा कर रहे हैं। अगर हम कोल की बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है 1.4 लाख मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है और उनको सप्लाई सिर्फ मिल रही है 84,000 मेट्रिक टन्स की। तो क्लियरली यहां पर उनको कोल की शॉर्टेज तो दिख रही है। फिलहाल वहाँ पर कोई मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर हमारे मुंबई के व्यूअर्स हैं तो इस पर ज़रूर हमसे शेयर करें। तो रिसेंटली हमें ये न्यूज़ पढ़ने को मिली कि महाराष्ट्र में थाने एरिया में कुछ घंटे का पावर आउटेज हुआ था पिछले हफ्ते, और ये एक इंडिकेशन है कि वहाँ की पावर सिचुएशन में ऑल इज़ नॉट वेल, क्योंकि इस तरीके का पावर कट होना वहाँ पर जो है थोड़ा अनयूजुअल है। अगर हमारे मुंबई के कुछ व्यूअर्स हैं, अगर उस सिचुएशन पर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए ताकि हमें भी उस सिचुएशन का पता चले। तो फिलहाल जो है अगर हम मुंबई या स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें तो वहाँ पर कोई इमीडिएट खतरा नहीं दिखता है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि कोई भी सिचुएशन अक्सर ऐसा होता है कि वो अनाउंस करके नहीं आती, और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऐसे बनते हैं कि सडनली जो है हम एक जो उस बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो ओवरऑल पावर की सिचुएशन इंडिया में क्या है? तो सिचुएशन इज स्टिल अंडर कंट्रोल। प्रॉब्लम्स हो रही हैं लेकिन काम चल रहा है। एसेंशियल सर्विसेज अभी तक तो चल रही हैं, लेकिन आने वाले क्या दिनों में क्या होता है ये कहना दावे के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। और जो है मोमबत्ती, माचिस और वो मच्छर वाली अगरबत्ती, ये सारी चीज़ों को हमें जमा करके अपने पास रखना चाहिए और ये उम्मीद करना चाहिए कि हमें उनकी ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ।